तो हम लोग का चल रहा था 123 अर्थात अध्यादेश चल रहा था ना पॉलिटी में। अनुच्छेद कितना चल रहा था? 123 अध्यादेश। अध्यादेश होता क्या है? जब सत्र का अवकाश रहता है, सत्र नहीं चल रहा होता है, 3 सत्र होते हैं, आपको बताए थे। पहला सत्र होता है बजट सत्र, जो कि चलता है फरवरी से मई तक। पहला सत्र कौन सा होता है? पहला सत्र होता है बजट सत्र। बजट सत्र ये कब चलता है? फरवरी से मई तक। दूसरा सत्र कौन सा होता है? सेकंड मानसून सत्र होता है, ये चलता है जुलाई अगस्त में। ठीक है, जुलाई से अगस्त तक चलता है, 2 महीने। और तीसरा थर्ड चलता है शीतकालीन सत्र होता है। शीतकालीन वाला कब चलता है बुआ? तो नवंबर और दिसंबर में चलता है। तो सत्र कितने चलते हैं? केवल 3 चलते हैं। पूरे साल भर में 3 सत्र चलते हैं। फरवरी से मई तक सबसे बड़ा सत्र हो गया। देखिए, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 4 महीने चलता है ये सत्र। इस सत्र को कहते हैं बजट सत्र। क्यों इस सत्र को बोलते हैं बजट सत्र? क्योंकि इसी समय बजट लाया जाता है। फरवरी के महीने में क्या होता है? बजट लाने की प्रक्रिया शुरू होने लगती है, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं बजट सत्र कहते हैं। दूसरा होता है मानसून सत्र। ये कब चलता है? जुलाई से अगस्त तक चलता है। इसीलिए हम क्या कहते हैं इसको? मानसून का मौसम होता है इस समय, वर्षा ऋतु वाला, इसीलिए इसको बोलते हैं मानसून सत्र बोलते हैं। तीसरा होता है शीतकालीन सत्र। नवंबर दिसंबर में क्या पड़ता है? ठंडी पड़ता है, इसलिए इसको शीतकालीन सत्र कहते हैं। समझिए। तो अब देखिए कि मई के बाद जून छुट्टी रहा, जुलाई अगस्त के बाद सितंबर अक्टूबर छुट्टी रहा, नवंबर दिसंबर फिर चल रहा सत्र। तो जब अवकाश रहता है, सत्र नहीं चल रहा है, संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है, तो वैसे अवस्था में अगर कोई बिल या कानून को पारित करना बहुत जरूरी है, तो राष्ट्रपति वैसे कंडीशन में क्या लाता है? अध्यादेश लाता है। कोई नियम कानून को पारित कराना बहुत जरूरी हो गया, तो उसको क्या करेगा? उसके लिए राष्ट्रपति लाता है, अध्यादेश लाता है। नहीं तो नॉर्मली प्रोसेस क्या होता है कि संसद के 2 सदन, लोकसभा, राज्यसभा, लेकिन अंग पूछे आपसे तो 3, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये संसद के 3 अंग होते हैं। तो किसी भी कानून या विधेयक को पारित करने के लिए पहले वो लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी एक में आएगा, फिर एक सदन में जब पारित हो जाएगा तो फिर दूसरे सदन में जाएगा। यानी कि कहा जाए तो एक सदन में पारित हो जाएगा तो दूसरे सदन में, और जब दोनों सदनों से पारित हो जाएगा तो फिर राष्ट्रपति के पास जाता है सिग्नेचर करने के लिए। अगर राष्ट्रपति भी उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो फाइनली क्या होता है? वो कानून बन जाता है। लेकिन जब सत्र नहीं चल रहा है तो वैसे कंडीशन में राष्ट्रपति क्या लाता है? अध्यादेश लाता है। वैसे कंडीशन में क्या लाता है राष्ट्रपति? अध्यादेश लाता है। अच्छा, अध्यादेश जो लाता है इसकी वैलिडिटी केवल कितने? 6 महीने रहती है। अध्यादेश की वैलिडिटी कितनी? 6 महीने। वैलिडिटी होती है 6 महीने। यानी कि अगर उस कानून को हमेशा हमेशा के लिए पारित किए रहना है तो आपको फिर 6 महीने के अंदर अंदर दोनों सदनों से पारित कराना पड़ेगा। ठीक है, संसद का सत्र नहीं चल रहा है तो अच्छा, 2 सत्रों के बीच का अधिकतम गैप भी 6 महीने का ही केवल होता है। मान लीजिए फरवरी और मई चला सदन, मान लीजिए कोई कारणवश जुलाई अगस्त में सत्र नहीं चला, कोई कारणवश, जैसे कोरोना टाइम में नहीं चल रहा था, तो कोई कारणवश नहीं चलेगा, तो देखिए मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में चलने लगा, चलेगा सत्र। तो अधिकतम 2 सत्रों के बीच का गैप भी कितना होता है? 3 सत्र होता है ना बाबू, तो 2 सत्रों के बीच की अधिकतम गैप कितनी हो सकती है? 6 महीने। यानी कि 6 महीने के अंदर अंदर सत्र शुरू कर ही देना है हर हालत में। तो 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवकाश, 2 सत्रों के बीच अवकाश अधिकतम कितना हो सकता है? 6 माह का। 6 माह के बाद, 6 माह के अंदर अंदर आपको करना ही करना है, सत्र चालू करना ही करना है। अच्छा, अध्यादेश की वैलिडिटी भी कितनी? 6 माह। लेकिन सोचिए जरा कि अगर सत्र चलने लगा तब, मान लीजिए सत्र अभी नहीं चल रहा, माना आज डेट है, कितना तारीख है? 4 जनवरी 2024 है। ठीक, मान लीजिए आज अभी सत्र नहीं चल रहा है, राष्ट्रपति कोई विधेयक ला दिए और पारित कर दिए। ठीक, मान लीजिए अभी ड्राइवर वाला ही कोई विधेयक आया था, अभी मान लीजिए पारित कर दिया, अभी संसद का सत्र नहीं चल रहा है, लेकिन 10 दिन बाद यानी कि 14 तारीख को सत्र चलने लगा।
सत्र चलने लगा तो भी क्या 6 महीने ही रहेगा? नहीं, तो 6 महीने नहीं रहेगा। जब अवकाश रहता है तो अधिकतम 6 महीने का गैप होता है, लेकिन संसद का सत्र जब चलने लगता है तो अधिकतम 42 दिन का गैप रहता है। कितने दिन का? 42 दिन। यानी कि 6 सप्ताह, साक्षात 42, यानी कि 6 सप्ताह के अंदर अंदर, यानी कि 42 दिन के अंदर अंदर आपको क्या कर देना है उसको। जब सत्र चलने लगा तो 42 दिन के सत्र जब चल रहा है सत्र, तो अधिकतम गैप किसका, मतलब 42 दिन का समय मिलेगा। 42 दिन में आपको क्या कर लेना है, उसको पारित करा लेना है, नहीं तो स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। स्वतः क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। मतलब कि जब अध्यादेश की वैलिडिटी होती है 6 महीने, यानी कि सत्र नहीं चल रहा है तो 6 महीने तक आप क्या कर सकते हैं, उसको कानून को लागू कर सकते हैं। अगर 6 महीने के अंदर आप उस बिल को पारित नहीं कराए तो वह स्वतः क्या हो जाता है, निरस्त हो जाता है। मतलब उसकी टाइमिंग कितनी है, केवल 6 महीने। केवल कितनी है? 6 महीने। लेकिन सत्र चलने लगा तब केवल 42 दिन। 42 दिन के अंदर अंदर आपको पारित करा लेना, नहीं तो ये भी 42 दिन के अंदर क्या हो जाएगा, स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। यानी कि 14 तारीख से अगर आपका सत्र चलने लगा तो 14 फरवरी तक 1 महीना हो जाएगा जी। फिर इसमें 1 महीना तो हो गया, अब 12 दिन और, तो 14 12 26, यानी कि 26 फरवरी 2024 तक आपको पारित करा लेना हर हालत में, नहीं तो 27 फरवरी को स्वतः ही क्या हो जाएगा, स्वतः ही ये विधेयक निरस्त हो जाएगा। बात समझ में आया? सत्र चलने लगा तो अधिकतम गैप 42 दिन का, लेकिन सत्र नहीं चल रहा तो अधिकतम गैप 6 माह का होता है अध्यादेश का। अध्यादेश क्यों लाया जाता है? जब सत्र नहीं चल रहा होता है तब इमरजेंसी कंडीशन में क्या लाता है, सत्र। जैसे कानून विधेयक, किसान विधेयक आया था अभी कुछ 1 साल पहले। किसान बहुत बड़े पैमाने पर हड़ताल किए थे दिल्ली में, पंजाब साइड में बहुत। हाँ, तो उसके लिए क्या आया था, अध्यादेश लाए थे। राष्ट्रपति क्या लाए थे, अध्यादेश लाए थे। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? आगे बढ़े, अध्यादेश समझ में आया? आगे चलते 124 में सुप्रीम कोर्ट की बात है। किसकी? सुप्रीम कोर्ट की बात है। सुप्रीम कोर्ट मतलब उच्चतम न्यायालय। कहाँ है उच्चतम न्यायालय? नई दिल्ली में, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट, इसके न्यायाधीशों की संख्या होती है 33 ठो। अन्य न्यायाधीश होते हैं और 1 ठो मुख्य न्यायाधीश होता है। मुख्य न्यायाधीश 1, बाकी अन्य कितने? 33 न्यायाधीश। कुल मिलाकर कितने न्यायाधीश हुए? 34 न्यायाधीश। सोचिए इतना बड़ा देश और उस पूरे देश की महज 34 जज मिलकर के उस काम को कर रहे हैं। महज कितने? 34 जज। जबकि इसके संख्या में आप बताइए कि इजाफा होना चाहिए कि नहीं? 34 जज ही बताइए पूरे देश की केस को देख रहे हैं। इसमें जाहिर सी बात क्या होना चाहिए, इसमें बढ़ोतरी होना चाहिए जजों, ठीक है। तो वर्तमान में कितने जज हैं? 34 जज हैं। 33 ठो अन्य न्यायाधीश और जबकि 1 ठो मुख्य न्यायाधीश, ठीक। तो 124 में किसकी चर्चा है? सुप्रीम कोर्ट की चर्चा है। अब सुप्रीम कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, योग्यता। जजों की योग्यता क्या है, क्या होना चाहिए जजों की योग्यता? 35 साल होना चाहिए। देखिए जजों की योग्यता का ये कोई नहीं जरूरी है कि 35 साल होना चाहिए, ठीक है। जजों की योग्यता का सबसे पहला है कि वो 10 साल तक, कितने साल तक? 10 साल तक हाई कोर्ट में वकालत की होना चाहिए, वकील के पद पे। 10 साल तक क्या होना चाहिए? हाई कोर्ट में वकील रहना चाहिए, पहला शर्त। या दूसरा शर्त क्या है? या तो ये होना चाहिए, या तो क्या होना चाहिए? 5 साल तक हाई कोर्ट में जज रहना चाहिए। यानी कि 5 साल तक किसी भी कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सभी राज्यों में लगभग सभी राज्यों में क्या है, एक हाई कोर्ट है, कुछ राज्यों में नहीं भी है ना। तो उस किसी भी हाई कोर्ट में 5 साल तक या जज रहा होना चाहिए या तो 10 साल तक वकील होना चाहिए। इन दोनों में से कोई एक चाहिए। और तीसरा क्या चाहिए? कानून का जानकार। अब भाई 5 साल तक जज रहेगा तो कानून का जानकार है ना रहेगा। तो 5वां क्या होना चाहिए? कानून का जानकार। ये जानते हैं क्यों है, ये क्यों रखा गया है? इसके पीछे कारण ये है कि मान लीजिए कोई सत्ता पक्ष है और कोई जज से उनका बैर हो गया तो साफ साफ कहते हैं कानून का जानकार नहीं है ये, उसके ऊपर महाभियोग जैसी प्रक्रिया लाएंगे। महाभियोग शब्द केवल का केवल राष्ट्रपति के लिए, महाभियोग किसके लिए रहता है? राष्ट्रपति के लिए। बाकी किसी को हटाना है तो महाभियोग जैसी ही प्रक्रिया होती है। महाभियोग होती क्या है? तो महाभियोग होती है, ये हो गया आपका संसद के होते हैं 2 सदन, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा।
सुनिए महाभियोग होता क्या है। संसद के जो नए बच्चे हैं, पॉलिटी का वीडियो डाला गया यूट्यूब पे, आप वीडियो देख लीजिएगा। चैनल का नाम है ब्राइट फ्यूचर लर्निंग, लर्निंग हाउ, ये ठीक है नाम है। आप उस पर जाकर के ये वीडियो, सारा वीडियो डाला हुआ है, आप देख सकते हैं उस पर, ठीक है। अब पॉलिटी बहुत एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, इससे 3 से 4 क्वेश्चन आता है, ठीक। तो आपको देख लेना है पूरा पॉलिटी। अब फिर से तो पढ़ाया नहीं जा सकता भाई, समय है कम आपके पास, ठीक है। अगर बाद में आपके पास समय रहेगा तो फिर मॉर्निंग वाले बैच में आइएगा, उसमें बताया जाएगा आपको। चलिए, तो आपकी खासियत क्या होनी चाहिए कि जो जज की योग्यता क्या, 10 साल तक वकील होना चाहिए, या तो 5 साल तक का जज, या दूसरा कंडीशन क्या है कि कानून का जानकार होना चाहिए। अच्छा, हटाया कैसे जाता है, महाभियोग जैसी ही प्रक्रिया होती है। महाभियोग पहले होता क्या, एक नजर देख लेते हैं। महाभियोग होता है कि दोनों सदनों में से किसी भी सदन में विधेयक लाने से पहले, महाभियोग लाने से पहले वहां के सदस्य के, दोनों सदनों में से किसी भी सदन में लाया जा सकता है। और जिस सदन में लाया जाएगा, या तो हो सकता है लोकसभा में ला दिया जाए, या तो हो सकता है राज्यसभा में ला दिया जाए। लोकसभा की अधिकतम संख्या होती है 500, अधिकतम होती है 552, लेकिन चुनाव होता है 545, क्योंकि ये 7 सीटें चली गई है यूके में, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में चली गई है, ठीक है। राज्यसभा में अधिकतम होती है 250, लेकिन चुनाव इस पे कितने होते हैं, 245 पे चुनाव। ये 5 सीटें कहां चली गई, पीओके, ठीक है। बात समझा। तो दोनों सदनों में से किसी भी सदन में लाया जा सकता है, और जिस सदन में लाया जाएगा वहां के 1/4 सदस्य द्वारा, यानी कि राज्यसभा द्वारा लाया गया तो इसका 1/4 सदस्य, लोकसभा द्वारा लाया गया तो इसका 1/4 सदस्य, 1/4 सदस्य, या उसी को कहते हैं 1/4 क्या कहेंगे, 25%, 25 25 25 25 100% हो जाएगा, यानी कि 1/4 कहेंगे 25%। तो किसी भी सदन में लाया जा सकता है, और जिस सदन में लाया जाएगा वहां के 25% सदस्यों द्वारा उसको स्वीकृति मिले होना चाहिए कि हाँ फलाने व्यक्ति, जैसे मान लीजिए वर्तमान में राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उनके खिलाफ लाना हुआ महाभियोग, तो दोनों सदनों में से किसी भी सदन में लाया जा सकता है, और जिस सदन में लाया जाएगा वहां के 25% सदस्यों द्वारा स्वीकृति मिला होना चाहिए कि हाँ इनके ऊपर महाभियोग लाया जाए। फिर ये प्रक्रिया शुरू मानी जाती है। क्या मानी जाती है, शुरू। और जिस सदन में लाया गया था, ये जो पहले से शुरू करने की प्रक्रिया है, ये क्या पहले 25% का क्राइटेरिया है, शुरू करने की प्रक्रिया है। उसके बाद क्या होता है कि उसी सदन से 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए। जहां शुरू किया गया है वहीं के सदस्यों द्वारा क्या होना चाहिए, ये तो भैया 25% था कि उसको क्राइटेरिया है कि शुरू करने का क्राइटेरिया है कि 25% सदस्य हस्ताक्षर किए रहेंगे तो शुरू माना जाएगा प्रक्रिया। अब जब प्रक्रिया शुरू हो जाएगा तो जहां लाया गया था वहीं से शुरू होगा, और 2/3 बहुमत से, यानी कि इसको कहेंगे 66%, 66.66%, लगभग 67%, 67% बहुमत से क्या होना चाहिए, स्वीकृति मिलना चाहिए, मतलब पारित होना चाहिए। स्वीकृति तो यहाँ हुआ, यहाँ 67% बहुमत से क्या होना चाहिए, पारित होना चाहिए। जब एक सदन से पारित हो गया तो अब जाएगा दूसरे सदन में। कहा जाएगा, दूसरे सदन में। मान लीजिए यहाँ से पारित हो गया तो अब जाएगा लोकसभा में, लोकसभा में लाया गया था तो जाएगा अब राज्यसभा में। तो अब दूसरे सदन में जाने से 14 दिन पूर्व, कितने दिन पूर्व, 14 दिन पूर्व, ये पूछता है क्वेश्चन, 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचित किया जाएगा जिसके खिलाफ लाया गया था कि हाँ भैया आपके खिलाफ महाभियोग लाया गया है, एक सदन से पारित हो गया, अब जा रहा है दूसरे सदन में, ठीक है। इसलिए उसको बताया जाता है ताकि अपना वो गवाह हुआ, कुछ बात रखना होगा तो अपना रखेगा। अब दूसरे सदन में चला जाता है, दूसरा सदन भी उस विधेयक को यही विशेष बहुमत से पारित कर देगा। इसको कहते हैं विशेष बहुमत, 66.66% या 67% या 2/3 बहुमत को कहते हैं विशेष बहुमत, इसको बोलते हैं विशेष बहुमत। विशेष बहुमत से दूसरा सदन भी पारित कर दिया, दूसरा सदन वो भी पारित कर दिया आपको, किससे, विशेष बहुमत से। तो ये प्रक्रिया क्या मानी जाती है, पूरी मानी जाती है। 25% से शुरू किया जाएगा, जहां पे लाया जाएगा रहेगा वहीं से विशेष बहुमत से पारित कराना पड़ेगा। फिर दूसरे सदन में जाने से 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचित किया जाएगा। दूसरा सदन इनके आरोपों की जांच करेगा और अपने आरोपों की जांच में सही पाता है और दूसरा सदन भी इसको पारित कर देगा, तो ये विधेयक पूरी मानी जाती है। यानी कि उनको पद, यानी कि तब क्या हो जाएगा, महाभियोग पूरी मानी जाएगी, अब उनको पद से हटना पड़ेगा। तो ज्यादातर लोकसभा में से शुरू होता है ना, राज्यसभा में बाद में जाता है। नहीं,
जरूरी नहीं है। कोई भी कानून पहले लोकसभा से ही पास होता है। कोई कानून ना, ये इसका कंडीशन है आपका, कोई भी कानून का कुछ लिमिटेड कानून है, ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल लोकसभा से ही शुरू होगा। कुछ कानून ऐसे होते हैं जो राज्यसभा से भी शुरू हो सकते हैं। दूसरी चीज कि आपको महाभियोग जो है वो दोनों सदनों में से किसी भी सदन में शुरू हो सकता है। बस आपके नियम क्या है कि जहां लाया गया वहां के 25% वोट द्वारा उसको क्या मिलना चाहिए, स्वीकृति मिलना चाहिए, फिर उसी सदन में चालू हो जाएगा। जहां पे ये 25% सदस्य स्वीकृति दिए हैं वहीं पे पारित चालू हो जाएगा, और वहां विशेष बहुमत से पारित हुआ, अब जाएगा दूसरे सदन में। लेकिन 14 दिन पूर्व, दूसरे सदन में जाने से 14 दिन पूर्व, यानी कि 14 दिन का वक्त मिलेगा राष्ट्रपति को। 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचित कर दिया जाएगा। राष्ट्रपति क्या करेगा, अब जो भाई अपना पक्ष रखना होगा रखेगा, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, दूसरे चला जाएगा राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति अब क्या करे, दूसरा सदन क्या करेगा, उनके आरोपों की जांच करेगा और अपने आरोपों में सही पाता है कि हाँ भाई ये गलत किए हैं, और वो भी अपना विशेष बहुमत से पारित कर देगा, तो ये प्रक्रिया पूरी मानी जाती है। फिर उनको अपने पद से स्वतः ही हटना पड़ेगा। ठीक है, इसको डिटेल में समझाया है वो महाभियोग वाली वीडियो में, आप वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, तो हटाने की प्रक्रिया क्या है इनका, महाभियोग जैसी प्रक्रिया। जैसी, महाभियोग शब्द केवल राष्ट्रपति के लिए प्रयोग किया गया। महाभियोग जैसी ही प्रक्रिया, जैसी प्रक्रिया। ठीक है, बात समझ में आया। महाभियोग जैसी प्रक्रिया क्या होती है, हटाने की होती है। समझ में आया। अच्छा, कि कार्यकाल कितना होता है, कार्यकाल होता है इनका 65 वर्ष या 6 वर्ष, दोनों में से जो पहले कंप्लीट हो जाएगा, या तो 6 वर्ष कंप्लीट हो गया तब उनको हटना पड़ेगा, या तो 65। मान लीजिए कि 56 साल में नौकरी ये लगा, अरे सॉरी 56 का 62 साल में नौकरी लगा, 62 वर्ष की अवस्था में, तब 3 साल में इनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा, क्योंकि 65 तक लास्ट होता है। अब मान लीजिए कि 55 में नौकरी लगा, तो 6 साल तक जाएंगे, 61 में जाकर के इनके रिटायर होंगे ना, तो दोनों में से जो पहले पूरा हो जाएगा हट जाएंगे। ठीक, यानी कि कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष या था 65 वर्ष, दोनों में से जो पहले पूरा हो जाएगा उनको फिर पद से हटना पड़ेगा, मतलब कार्यकाल पूरा हो जाएगा फिर उनका। तो कार्यकाल 65 वर्ष या 6 वर्ष, दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा, इनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। नियुक्ति हालांकि जो होती है ठीक है। अब नियुक्ति जो है, हालांकि नियुक्ति तो करते हैं राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पे, लेकिन राष्ट्रपति भी किससे करवाते हैं, 5 सीनियर जजों के ग्रुप से। मतलब कि ये योग्य है कि नहीं है, इसकी जांच कौन कराएगा, 5 सीनियर जजों का एक ग्रुप होता है जिसे हम कहते हैं कोलेजियम। क्या कहते हैं, 5 सीनियर जज होते हैं। हालांकि नियुक्ति करेंगे कौन, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति करेंगे, राष्ट्रपति, लेकिन जांच कौन करेगा, 5 सीनियर जज, कि हाँ भाई ये योग्य है कि नहीं है, योग्य कानून के जानकार है कि नहीं है, हाई कोर्ट में 5 साल तक जज बने हैं कि नहीं बने हैं, 10 साल तक या तो वकालत किए हैं कि नहीं है, ये सब की जांच कौन करेगा, 5 सीनियर जज, जिसको हम कहते हैं कोलेजियम। क्या कहते हैं, कोलेजियम। यानी कि जांच कौन करेगा, कोलेजियम करते हैं। जांच कौन करेगा, कोलेजियम। नियुक्ति कौन कर देगा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इनको नियुक्ति करेगा उनका। ठीक है, तो 124 में किसकी चर्चा थी, सुप्रीम कोर्ट की चर्चा थी। अब बात आती है 127, हमको मुख्य पढ़ना है। ठीक है, पुनः बात को दोहराते हैं कि अगर सारे अनुच्छेद को पढ़ना है आपको तो मॉर्निंग बैच में, बाकी इसमें आपको लिमिटेड टाइम है, आपके पास 40 दिन का वक्त है, सारे सब्जेक्ट को पढ़ने हैं। सब्जेक्ट है बहुत ज्यादा, हिस्ट्री पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सब तमाम चीजें पढ़ना है, स्टैटिक पोर्शन पढ़ना है आपको, फिर यूपी स्पेशल पढ़ना है, दुनिया भर का चीजें पढ़ना है, पर्यावरण से संबंधित चीजें पढ़ना है। समझ में आ रहा है। तो संडे को यूपी स्पेशल चलेगा क्लास। ठीक है, 2 घंटे का क्या चलेगा, क्योंकि पिछले बार में 2019 वाला जो पेपर हुआ था 6 क्वेश्चन पूछ रहा था, 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन केवल यूपी स्पेशल से, मिनिमम 6 क्वेश्चन दिया था 2019 वाले में। तो यूपी स्पेशल बहुत एक अहम रोल अदा करेगा। अब पॉलिटी से भी 5 से 6 क्वेश्चन आता है, तो 5 क्वेश्चन इससे, 5-6 क्वेश्चन उससे, 11-12 क्वेश्चन तैयार कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो यूपी स्पेशल संडे के दिन चलेगा। ठीक है, अच्छा 127 क्या है,
तदर्थ न्यायाधीश। एक 127 में किसकी चर्चा है? तदर्थ न्यायाधीश की चर्चा है। अब तदर्थ न्यायाधीश को कहते हैं एडहॉक जज। क्या कहते हैं? एडहॉक जज। एडहॉक मतलब समझ रहे हैं? एडहॉक जज। एडहॉक जज होता क्या है कि एडहॉक जज होता है कि मान लीजिए कि ये 34 जज होते हैं। मान लो कुछ जज चले गए छुट्टी पे या काम ज्यादा पड़ गया, जज है कम, काम को खत्म करना जरूरी है, तो वैसे अवस्था में क्या किया जाता है कि अन्य हाई कोर्टों से जजों को बुला लिया जाता है कुछ समय के लिए। क्या किया जाता है? कुछ समय के लिए हाई कोर्ट से जजों को बुला लिया जाता है, उन्हीं को कहते हैं हम एडहॉक जज। तो पूछेगा एडहॉक जज यानी कि तदर्थ न्यायाधीश की चर्चा किसमें है, तो क्या बताएंगे? 127 में किसकी है? एडहॉक जज की चर्चा है। किसकी चर्चा है? एडहॉक जज की चर्चा है। ठीक, अब चलते हैं 131 में। 131 में है सुप्रीम कोर्ट का जो है प्राथमिक अधिकार। कुछ सुप्रीम कोर्ट के भी क्या है अपने अधिकार है, उसी की चर्चा किसमें है? 131 में प्रारंभिक अधिकार। एक 131 में किसकी चर्चा है? सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक अधिकार की चर्चा है। अब प्रारंभिक अधिकार होता क्या है? प्रारंभिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो केवल का केवल सुप्रीम कोर्ट में ही चलेगा, उसी को कहते हैं प्रारंभिक अधिकार। सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक अधिकार। कुछ ऐसे होते हैं जो केवल का केवल हाई कोर्ट में ही चलते हैं, उसे कहेंगे हाई कोर्ट का प्रारंभिक अधिकार। ठीक है, जैसे सिलेंडर लेके आना है, घर से पहुंचाना है, दूसरे घर पहुंचाना है, तो आप ही उस काम को अगर केवल कर रहे हैं, बाकी ना पिताजी कर रहे हैं, ना आपके दूसरे भाई कर रहे हैं, ना आपकी बहन करे, केवल आप ही कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया? आपका प्रारंभिक अधिकार हो गया। ठीक है, यानी कि पहला जिसका पहले आधिपत्य जिस काम पे होता है उसी को कहते हैं प्रारंभिक अधिकार। ठीक है, मतलब घर में मिठाई आया 1 किलो, कन्फर्म है कि पहला का पहला मिठाई जो है मान ले सानू खा रहे हैं अपने घर में, तो इस सानू का क्या हो गया? प्रारंभिक अधिकार हो गया कि पहले कौन खाएगा? सानू खाएंगे, बाकी जो बचा तो दूसरे लोग खाएंगे, यही कहलाता है प्रारंभिक अधिकार। तो सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक अधिकार की चर्चा किसमें है? 131 में। अब यह डिटेलिंग में नहीं जाएंगे कि कौन कौन से ऐसे हैं काम जो केवल के केवल सुप्रीम कोर्ट में चलेंगे। बस आपको याद रखना है कि 131 में किसकी चर्चा है? सुप्रीम कोर्ट के। यहाँ पे भी 1 से शुरू है, 1 पे खत्म है, यानी कि प्रारंभिक अधिकार। 131 में किसकी चर्चा? प्रारंभिक। 127 में किसकी थी? एडहॉक जज, तदर्थ न्यायाधीश की। 124 में किसकी चर्चा है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की चर्चा है। अब बारी आई 137 की। यहां पे न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन। 127 में किसकी चर्चा है? न्यायिक पुनरावलोकन की। यानी कि अब समझिए क्या होता है न्यायिक पुनरावलोकन, ध्यान से। न्यायिक पुनरावलोकन होता है कि सुप्रीम कोर्ट है वो किसी फैसले पर, किसी मामले पर अपना फैसला सुनाती, लेकिन आप उससे संतुष्ट नहीं हैं तो आप उसके ऊपर पुनः कार्यवाही, मतलब कि पुनः पिटीशन फाइल नहीं कर सकते। आप बात समझिए, जैसे कि कोई मामला है अगर चला गया सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया, तो अब सुप्रीम कोर्ट के बाद कहां जाएंगे आप? कहीं तो जा नहीं सकते आप, या पुनः उसी फाइल को दोबारा आप पिटीशन फाइल नहीं कर सकते, मतलब कि दोबारा उसी केस को चालू नहीं करवा सकते। एक बार सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना दिया तो मतलब आपको मानना ही पड़ेगा। जैसे अभी हाल ही में बीएड वालों को बहिष्कृत कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। बीएड वालों को क्या किया? प्राथमिक शिक्षक से, यानी 1 से लेकर के 5 तक के शिक्षकों के लिए योग्यता को खत्म कर दिया, यानी कि 1 से 5 तक के शिक्षकों में बीएड के जो स्टूडेंट हैं वो शिक्षक नहीं बनेंगे, केवल बीटीसी या डीएलएड वाले बनेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। तो क्या उसके फैसले के खिलाफ आप जा सकते हैं? नहीं। जाएंगे कहां? सुप्रीम कोर्ट तो सर्वोच्च है। लेकिन आप कर क्या सकते हैं कि न्यायिक पुनरावलोकन के ए साहब तनिषा फिर से ओकरे पर विचार कर रही, तो वो पुनर्विचार करेगा। उसको हो सकता है उसके दिमाग में कुछ काम करे, हो सकता है बदल दे, नहीं तो नहीं भी बदल सकता है। तो आप केवल क्या कर सकते हैं? एक बार पुनरावलोकन की याचिका दायर कर सकते हैं। अधिकार उसके फाइल, जैसे हाई कोर्ट है, आप उसके से फैसला संतुष्ट नहीं, तुरंत कहां जाएंगे आप? सुप्रीम कोर्ट चलिए। और सुप्रीम कोर्ट के बाद कहां जाएंगे आप?
कोई ऑप्शन नहीं आपके पास। आप क्या करेंगे बस अवस्था में? न्यायिक पुनरावलोकन करेंगे। यानी कि अब बीएड वाले न्यायिक पुनरावलोकन डाले थे, ये साहब मान जाइए, लेकिन नहीं माना, नहीं माना। बीएड वाले प्राथमिक शिक्षक से बाहर। बात समझ? जबकि 2018 में ये उत्तर प्रदेश सरकार ने ही सूचना जारी किया था कि जो है बीएड वाले भी इसके लिए एलिजिबल रहेंगे, तभी तुम लोग बच्चे बीएड किए। उसमें लिखा था कि इसके लिए 6 महीने का ब्रिज कोर्स कराया जाएगा, तो कराइए साहब 6 महीने का ब्रिज कोर्स। तो ब्रिज कोर्स करा ही नहीं रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है फैसला सुना दिया कि इसके लिए पात्र नहीं है। अब ये कहते हुए कह दिया कि जो बीएड वाले हैं उच्च शिक्षा अपना ग्रहण किए रहते हैं, तो वो छोटे बच्चों को पढ़ाने लायक नहीं है, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए छोटे बच्चों का स्तर पे जाना पड़ता है। जबकि सर्वे कहता है, अब छोड़ी जाती बहस की चीज है, ये कहना उचित नहीं है। सर्वे ही कहता है कि बीएड वाले जब से स्टूडेंट आए हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनके शिक्षा में बढ़ोतरी हुई है, ये सर्वे कहता है। लेकिन फिर भी इसको बीएड वालों को क्या कर दिया गया? प्राथमिक शिक्षा से बाहर कर दिया गया। जबकि सरकार ने यह अधिसूचना जारी किया था कि बीएड वाले ही क्या कर सकते हैं? प्राथमिक शिक्षक बन सकते हैं, लेकिन हटा दिया। तो वैसे अवस्था में क्या कर सकते हैं? न्यायिक पुनरावलोकन की गुजारिश कर सकते हैं। बात समझ में आए? अब चलते हैं अनुच्छेद 1 की बात 148 पे। सुप्रीम कोर्ट का काम खत्म है 137 से। अब चलते हैं 148 पे। किसकी चर्चा? सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक। सीएजी मतलब कंट्रोलर, COMPTROLLER, कंट्रोलर एंड ऑडिटर। ए से क्या हो जाएगा? ऑडिटर जनरल, यानी कि हिंदी में क्या होगा? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की चर्चा है। किसमें? 148 में। यानी कि सीएजी होता क्या, इसका काम क्या है? आपको एक बार बताए थे अनुच्छेद 76, उसमें किसकी चर्चा थी? महान्यायवादी की चर्चा थी। होता कौन था वो महान्यायवादी? महान्यायवादी होता है कि केंद्र सरकार का वकील ही क्या कहलाता है? महान्यायवादी कहलाता है। ये क्या है? कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जितने भी संपत्ति संबंधित, जितने भी धन संबंधित विधेयक होगा, उसको जांच कौन करेगा? उसकी जांच सीएजी करता है। पैसे रुपए से लेन देन संबंधित केंद्र सरकार और राज्य सरकारी जो होता है, उसका जांच कौन करता है? यही सीएजी करता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की क्या करता है? उसकी जांच करता है। जितने भी धन से संबंधित रहता है मामला केंद्र सरकार और राज्य सरकार का, उसकी जांच कौन करता है? सीएजी करता है। समझ में आया बात? कौन करता है? उसकी भी जांच सीएजी करता है। क्या समझ में आया? अच्छा, इसकी नियुक्ति तब कौन करेगा? सीएजी की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करता है। किसके सलाह पर? प्रधानमंत्री पीएम के सलाह पर। किसके सलाह पर? पीएम के सलाह पर करता है। ठीक है, देखना ज्यादा आप लोग बोर हो रहे हैं क्योंकि बहुत लंबा क्लास चल गया। ठीक है, सुबह से चल रहा है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, फिर कल मिलते हैं आप लोगों से। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए किसी प्रकार का। चलिए।